नाज़रीन, कश्मीर लाइव के साइंस टॉक सीरीज में आपका खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस सीरीज में कश्मीर के उन मर्द और खवातीन साइंटिस्ट की बात करते हैं जिन्होंने अपना कैरियर, अपनी लाइफ, अपना सब कुछ साइंस तहकीक और खोज में दिया है ताकि जो लार्जर गुड हो ओवरऑल ह्यूमैनिटी का, उसके बारे में वो कंट्रीब्यूट कर पाए। तो आज की इस कड़ी में हमने दावत दी है डॉक्टर हनीफ मोहम्मद शाह जी को। ये अमेरिका से हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे हैं। ये बेसिकली बायोकेमिस्ट है, लेकिन कैंसर बायोलॉजी पे उन्होंने काफी काम किया है, एकेडमिया में काम किया है, उसके बाद इंडस्ट्री के साथ इस वक्त मुंसलिक हैं। तो डॉक्टर शाह जी साहब, आपका खुश आमदीद कश्मीर लाइव के इस खुसूसी शो में। अस्सलाम वालेकुम मसूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जो आपने मुझे आज ये मौका दिया। और मैं कोशिश करूँगा कि जितना भी जो है मैंने काम किया है यहाँ पर और जो मेरा रिसर्च हुआ है उसके बारे में लोगों तक मैं उतनी वो इंफॉर्मेशन पहुँचा सकूँ और जो सबके लिए फ़ायदेमंद हो और लोगों को पता चले कि कैसे जो है डिफरेंट इस रिसर्च में क्या-क्या चैलेंजेस होते हैं, कैसे इंसान जो है इस फील्ड में बहुत काम करना पड़ता है, तो कैसे आप उन चैलेंजेस को ओवरकम करके आगे बढ़ सकते हैं। डॉक्टर साहब, शुरुआत इस बात से करेंगे कि जो आपने चैलेंजेस का तज़किरा फरमाया, तो ये जो हमारे साइंटिस्ट लोग हैं वो कहते हैं कि एक्सप्लोरेशन स्टेज पे ही है, हम खुद को कोशिश कर रहे हैं, हम तो चले हैं पूरी कायनात समझने के लिए, लेकिन अभी बहुत टाइम लगेगा हमको ह्यूमन बॉडी एक्सप्लोर करने में, लाइफ साइंसेज में। तो बेसिकली हमारे यहाँ जो क्राइसिस है कैंसर की, कैंसर एक बहुत बड़ा क्राइसिस है ग्लोबली। तो इस ये जो चैलेंज इसने मॉडर्न साइंस को दिया है, इसके गोल पोस्टर्स क्या है आजकल, कहाँ पहुंचे हैं हम? मैं जनरल बात कर रहा हूँ, ओवरऑल नॉलेज की। जी, कैंसर तो हमेशा से ही एक ऐसी ऐसी बीमारी है, ऐसी डिजीज़ है जो इसके लिए जो है काफ़ी रिसर्च हो रही है, काफ़ी काम हुआ है, मेडिकली बहुत काम हुआ है, रिसर्च बहुत हुआ है इस पे। तो कैंसर में तो काफ़ी चीज़ें हो चुकी है, लाइक बेसिक रिसर्च की बात करेंगे तो काफ़ी ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं या आप कहें कि ऐसे ड्रग्स हैं, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं कैंसर जो बीमारी है उसको हटाने के लिए। तो जो मेरा रिसर्च काम हुआ है इसके मुतालिक, तो मैंने प्रोस्टेट कैंसर पे काम किया था। उसमें इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बाइंडिंग प्रोटीन जो सेल्स में होता है, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर जो होता है, हार्मोन होता है, उसमें उसमें प्रोटीन्स होते हैं, वो बाइंड करता है उसको। तो जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बाइंडिंग होता है, बाइंडिंग प्रोटीन होता है, वो आईजीएफ को ब्लॉक करता है। तो उससे क्या होता है कि वो कैंसर जो है वो बचाता है। कि आईजीएफ जो होता है, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर, जो हार्मोन होता है, सेल्स को ग्रो करता है, जो कैंसर होता है बढ़ जाता है उससे वजह से। लेकिन जो ये बाइंडिंग प्रोटीन है, ये आईजीएफ को ब्लॉक करके इसकी जो जो इसका जो असर है कैंसर का, उसको रोक देता है। तो उसपे मैंने बहुत काम किया है, प्रोस्टेट कैंसर सेल्स पे, पीसी3 सेल्स उनको कहते हैं, तो उसपे मैंने बहुत काम किया है, वाज़ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन दैट। एंड आई आल्सो वाज़ वर्किंग ऑन लुकिंग एट इफ आईजीएफ-1, जिसको अब मैंने बात बोली, हार्मोन जो है, whether we need that or not, whether the IGF-BP3 can inhibit cell growth, cancer growth by some other ways. तो उसके लिए बहुत सारा रिसर्च हुआ है कि IGF-BP3 IGF को बाइंड करने के बगैर भी किसी दूसरे मॉलिक्यूल, दूसरे रिसेप्टर को एक्टिवेट करके जो है ब्लॉक कर सकता है कैंसर को। तो उस पे बहुत काम मैंने किया। तो उसके बाद मैंने ब्लैडर कैंसर पे भी काम किया, तो उस पे भी काफी रिसर्च हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपकी रिसर्च जानने से पहले आपने जो खोज की है और उस खोज ने कितना इम्पैक्ट किया है मेडिकल साइंस को, और हमारी रिसर्च कहाँ तक पहुंचेगी, कितना फॉलोअप हुआ, इससे पहले हमारे नाज़रीन ये जानना चाहेंगे कि डॉक्टर हनीफ साहब का जो सफर रहा इल्म का, नॉलेज का, खोज का, जो लर्निंग कर्व रही डॉक्टर साहब की, श्रीनगर से लेकर 7 समंदर पार अमेरिका तक, तो इस लर्निंग कर्व में आपके चैलेंजेस क्या रहे और उसके संगमेल क्या रहे, माइलस्टोन्स क्या रहे, तो वो जानना चाहेंगे आपके बारे में पहले। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। जी मैंने पहले मास्टर्स किया बायोकेमिस्ट्री में कश्मीर यूनिवर्सिटी से। तो उसके बाद मेरा तो ये हमेशा यही था कि जो रिसर्च है वो अमेरिका में, यूएस में काफ़ी रिसर्च हो रही है, तो मैंने वो उसके लिए सोचा था कि मैं अगर आगे फर्दर रिसर्च करूं तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आउटसाइड कश्मीर या आउटसाइड इंडिया जाने की कोशिश करूंगा। लेकिन
उसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस थे कि मैं उस वक़्त कर नहीं पाया, तो मैं कोशिश कर रहा था कि मैं जो है पीएचडी यूएसए करूँ। लेकिन उसके थोड़े से ये थे कि काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थे, उसमें वो हो नहीं पाया और मैं दिल्ली में ही जो है पीएचडी उसके बाद मैंने कोशिश की कि मैं कम से कम इंडिया में पीएचडी करूँ, उसके बाद अगर अपॉर्च्युनिटी है क्योंकि पीएचडी के बाद तो काफ़ी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ अगर आप इंडिया से करेंगे तो उसके बाद अपॉर्च्युनिटीज़ खुल जाती हैं। तो उसके बाद मैंने जामिया मिलिया से पीएचडी किया था बायोसाइंसेज़ में और जो मेरा फ़ील्ड था उसमें वो प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री था। तो उसमें ज़्यादातर काम मैंने प्रोटीन पे किया था तो अ, काम जो उसके बाद जो मैं सोच रहा था कि मैं प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री में काम करने के बाद और भी जो दूसरे फ़ील्ड्स हैं उन पे भी मैं कुछ रिसर्च करूँ। तो मेरा जो प्लान था कि मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे काम करूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस उसमें नहीं था जब मैं पीएचडी कर रहा था तो मैंने प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री में काम किया था। तो वो जब मैंने उसमें अप्लाई किया तो काफ़ी मुश्किलात हो गई यूएस के लिए, तो मैं चाहता था एक ऐसी लैब हो जो जिसमें वो कैंसर रिसर्च पे भी काम हो और उसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी जो है उसके बारे में सीख सकूँ। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि क प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री से होके आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब में जाएँगे। तो पहला मेरा जो रिसर्च पोस्ट डॉक्टरेट था यूएस में, मैंने एनआईएच में वो पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप ले ली। तो उस पे मैंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब में जाके काम किया, तो बहुत बड़ी लैब थी वहाँ पर। उसमें 20-25 स्टाफ था उसमें और उन्होंने ऑलरेडी काफ़ी एक्सपीरियंस था उनका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। तो मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी वहाँ पर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी फील्ड में। बट चैलेंज भी था एट एट द सेम टाइम क्योंकि मेरी एक्सपीरियंस थी नहीं उस फील्ड में, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था मगर आहिस्ता-आहिस्ता मैंने जो है अपनी जो डेडिकेशन थी, अपना जो पैशन था, उसको सामने लाके इस बहुत मेहनत करके वहाँ पर पेपर्स भी पब्लिश किए और उसके बाद काम ऐसा होता गया कि मैं जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, कैंसर बायोलॉजी में काफ़ी पेपर्स भी पब्लिश हुए। तो उसके बाद तो जो है यहाँ पर जब आने के बाद तो जो वीज़ा इश्यूज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं कि जब तक आपका जो है परमानेंट रेज़िडेंस या ग्रीन कार्ड या आप सिटीज़न नहीं होते तब तक काफ़ी मुश्किलात होती हैं कि जॉब ढूँढने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो वो एक एक और चैलेंज था कि फिर उसके बाद जो है आप यहाँ आ गए उसके बाद आप कैसे सर्वाइव कर सकते हैं आगे तो उसको आप कैसे पोज़ीशन को रेस्टोर कर सकते हैं एंड देन I started looking for other options. I started applying for other jobs because the visa I had was the exchange visitor visa. उसमें क्या होता है कि आप सिर्फ यहाँ पर कुछ साल के लिए रह सकते हैं और उसके बाद आपको वापस जाना पड़ेगा। मगर उसके लिए अगर आप यहाँ कंटिन्यूअसली रहना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इंडियन गवर्नमेंट से वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाके आप यहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वो मैंने कोशिश की क्योंकि मैं यहाँ पर कंटिन्यू करना चाहता था रिसर्च पे और वो मैंने हासिल करके जो है अपना जो स्टेटस था वीज़ा का वो मैंने चेंज करके वर्कर्स वीज़ा में चेंज कर दिया। तो उससे क्या हो गया मेरा जो सफ़र था वो आहिस्ता-आहिस्ता आसान होता गया और मैं जो है रिसर्च दूसरे-दूसरे फ़ील्ड्स में करता गया। ज़्यादा मैंने जो एकेडमिया में काम किया है वो ज़्यादा कैंसर बायोलॉजी पे किया है। तो उसके बाद मेरा ग्रीन कार्ड हो गया और मैं अब माशाल्लाह सिटीज़न भी हूँ यूएस का और मैं अब एकेडमिया से उसी दौरान क्योंकि मेरा जब ग्रीन कार्ड हो गया तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं इंडस्ट्री में कर सकता हूँ क्योंकि इंडस्ट्री में आप अब जब तक आपका ग्रीन कार्ड नहीं होगा, आप सिटीज़न नहीं हो, आपको जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। तो वो उसके बाद मेरा इंडस्ट्री में काम हुआ तो उसमें मैंने इम्यूनोलॉजी पे काम किया, वो जो सेल थेरेपी का काम किया, जीन थेरेपी पे काम किया और वो अभी भी मैं कर रहा हूँ। और अभी काफ़ी सारी चीज़ें आसान हैं क्योंकि मैं अब काफ़ी रिसर्च कर चुका हूँ और काफ़ी चीज़ें आसान हो गई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक चल रहा है अभी। डॉक्टर साहब, आपने अपनी बेसिक एजुकेशन जो स्कूलिंग है, उसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया। स्किलिंग स्कूलिंग की बात है तो ऑब्वियसली जो मैं मास्टर्स तक तो मैं कश्मीर में ही था और मैंने जो स्कूलिंग की वो ग्रीनलैंड स्कूल से किया हवल में। तो उसके बाद मैंने कॉलेज में गांधी कॉलेज में गया था मैं उसके बाद मैं इस्लामिया कॉलेज में मैंने बैचलर्स किया। तो उसके बाद मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में जो है मास्टर किया बायोकेमिस्ट्री। राइट, राइट, राइट। डॉक्टर साहब, नाजरीन, इस वक्त डॉक्टर हनीफ साहब एक मेजर जो बायोफार्मा कंपनी है उसमें काम करते हैं, लेकिन इनके करंट स्टेटस और करंट एक्टिविटीज पे आने से पहले डॉक्टर साहब से हम ये जरूर पूछेंगे कि पीएचडी जो हुआ था उसको अगर उसमें जो टेक अवे थे उनको अगर हम कोशिश करेंगे कि आम फहम जबान में आम लोगों तक पहुंचाए ये बात, तो कैसे हम वो बात, आपने तो उसका तज़किरा किया शुरुआत में, लेकिन थोड़ा अगर आप एक्सप्लेन कर पाए हमारे नाजरीन के लिए कि
बेसिकली आइडिया क्या था, तो क्या किया, सो दैट वी कैन मूव देन टू पोस्ट डॉक्टरेट एंड आपने बहुत काम किया है इतने सारे कम वक्त में, उसको सबको हम उसके बारे में पूछेंगे और जानना चाहेंगे। जी, बिल्कुल, जो जैसे मैंने बताया कि मैंने जो पीएचडी किया था उसमें प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री में काम किया था। तो उसमें हम क्या देखते थे कि जो प्रोटीन होता है जब वो डिनेचर होता है, जब प्रोटीन अनफोल्ड हो जाता है, डिनेचर हो जाता है, तो उसमें क्या उसमें कुछ स्टेबलाइज़र्स होते हैं, मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं तो वो प्रोटीन को स्टेबलाइज़ करते हैं, उसको रीनेचर करते हैं। तो हम वही देखते हैं कि जब डिफरेंट प्रोटीन्स पे जब हम काम करते थे तो उसमें हम देखते थे कौन-सा मॉलिक्यूल, जैसे हमने बहुत सारे वो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स यूज़ किए, अमीनो एसिड्स यूज़ किए। उसमें क्या होता है कि अमीनो एसिड में 2 तरह के अमीनो एसिड होते हैं। एल अमीनो एसिड्स जो नेचुरली ऑकरिंग होते हैं और डी अमीनो एसिड्स तो जो सिंथेसाइज्ड अमीनो एसिड्स होते हैं। तो हमने वो देखा कि कौन से जो स्टेबलाइज़र्स हैं, ये मॉलिक्यूलर chaperones हैं, वो हम यूज़ कर सकते हैं कि प्रोटीन को हम डिनेचरेशन से बचा सकें। जब प्रोटीन डिनेचर होता है बॉडी में, जब कोई ऐसी चीज़ होती है कि प्रोटीन एक्टिव नहीं है, तो उसको हम कैसे रिनेचर कर सकते हैं? कौन से मॉलिक्यूल्स किस कंसंट्रेशन में, किस मिकदार में हम उसको यूज़ करके प्रोटीन को हम बचा सकते हैं कि अगर डिनेचर हो। यानी डिनेचरेशन के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे हीट स्ट्रेस एक डिनेचरेशन है। जब हीट से आप प्रोटीन को डिनेचर कर सकते हैं, या आप सॉल्ट जब ज़्यादा हो जाता है, सॉल्ट स्ट्रेस हम कहते हैं उसको, या ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, हाइड्रोजन पेरोक्साइड वो यूज़ करते हैं केमिकल। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो प्रोटीन जो है वो स्ट्रेस कंडीशन में आ सकता है, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि डिग्रेडेशन होते हैं प्रोटीन की, डिनेचर होता है प्रोटीन। तो उसके लिए हम स्टेबलाइज़ यूज़ करते थे, उसमें हम देखते थे कि कौन सा स्टेबलर मॉलिक्यूल हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो काम था प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री का, वो काफ़ी बेसिक काम था, क्योंकि इसमें कोई वो थेरेपेटिक जो जो है वो ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं था। पूरा बेसिक रिसर्च था कि ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसमें पूरा थीसिस लिखने के बाद वो काम था, क्योंकि इसलिए मैं चाहता था कि अपना फील्ड जो है मैं उसको पूरा एक्सप्लोर करूं और दूसरे फील्ड्स में चला जाऊं, ताकि जहां पर ज़्यादा जो है एप्लीकेशन हो। तो ये बेसिकली मैंने रिसर्च में किया था। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया वो मैं वहाँ से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी फील्ड में आ गया। तो इतना था मेरा रिसर्च का जो काम। तो पोस्ट डॉक में जब आप एक मखसूस लेबोरेटरी की तलाश में अमेरिका पहुंच गए, तो वहाँ जो आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के हवाले से काम था, तो वो कैसा था और उसमें कितना टाइम लगा, और उसके जो टेक अवेज थे या उसका जो बाद में फॉलोअप कैसा रहा, और जो आपने शुरुआत की वो सफर कहाँ पहुंचा? वो बहुत अच्छा था, क्योंकि उसमें क्या था कि एक मुझे चाहत थी कि मुझे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में काम करना है, और उसमें जो मेरा फील्ड था वो कैंसर बायोलॉजी फील्ड था। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि वो हम प्रोस्टेट कैंसर पे मैंने शुरू किया था काम, तो बड़ा एक्साइटिंग था, क्योंकि मैं चाहता था कि प्रोस्टेट कैंसर कैंसर बायोलॉजी में काम करूं, क्योंकि इसकी बहुत एप्लीकेशन है। क्योंकि आप अ, इसका आप अगर बेसिक रिसर्च भी देखें, बेसिक रिसर्च के साथ-साथ इसका जो है इंडस्ट्री एप्लीकेशन बहुत है, जब हम जैसे कैंसर की बात करेंगे। क्योंकि अगर आप जैसे आपने पहले बताया इंटरव्यू में कि कैंसर आज कहाँ चल रहा है, कहाँ पहुँचा है, कहाँ तक रिसर्च हो गई है, कहाँ तक हम पहुँचे। काफ़ी रिसर्च हो रही है कैंसर में, बहुत सारे ये जो है कैंसर, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्लैडर कैंसर, बहुत सारे कैंसर है जिसके लिए बहुत सारा रिसर्च हुआ है, और जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो है ईजाद हुई, डिस्कवर हुई कि लोगों को पता नहीं था कि क्या-क्या मॉलिक्यूल्स हैं जो कैंसर में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो उन मॉलिक्यूल्स को जैसे आप बेसिक रिसर्च करते हैं, बेसिक रिसर्च में क्या करते हैं आप कोई स्टडी करते हैं, उसमें बताते हैं कि ये मॉलिक्यूल जो है इस कैंसर के लिए ठीक है, और ये मॉलिक्यूल है जो इस कैंसर के लिए ठीक है। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल पे आप काम करते हैं, और वो जो रिसर्च होता है वो सिर्फ पेपर तक महदूद होता है, कि उसमें सिर्फ आप पब्लिश करते हैं उसको, और पब्लिश करने के बाद आपका जो है जो भी आप अप्लाई करते हैं, ग्रांट्स के लिए अप्लाई करते हैं, कोई दूसरी फेलोशिप के लिए अप्लाई करते हैं, वो उसमें काम होता है। लेकिन जो बेसिक जो कैंसर रिसर्च में जो ड्रग्स जो इंडस्ट्री का रोल है वो बहुत बड़ा है। तो उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। लेकिन जो मैंने काम किया था एनआईएच में प्रोस्टेट कैंसर रिसर्च में, उसमें ये है था कि मुझे एक कैंसर बायोलॉजिस्ट के नाम से लोगों ने पहचाना, क्योंकि मैं उसमें काफी साल, मैंने 5 साल उस पर काम किया था प्रोस्टेट कैंसर पे। उसके बाद मैंने 2 साल ब्लैडर कैंसर पे भी काम किया। तो एकेडेमिया के दौरान मैंने ज्यादातर जो काम कैंसर बायोलॉजी में किया, तो एक अच्छी जो है एक शुरुआत हो गई मेरी, कि उसको मैं यूज करके, यूटिलाइज करके, जैसे आप बता रहे कि मेरा टेक अवे ये था कि मैं जो है मेरे जॉब ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई। तो उसमें मैं इंडस्ट्री में, तो कैंसर बायोलॉजी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसके लिए आपको चांसेस बहुत है, ऑप्शंस बहुत है कि आप
तो आपको जॉब मिल सकती है। तो उससे से जो है इंटरेस्ट बढ़ता गया, तो या ऐसे सफर शुरू हुआ। डॉक्टर साहब, ऐसे हर एक खोज होती है, जो रिसर्च होती है, ये काफी पेशेंस का मामला है, तवालत का मामला है, इसमें काफी टाइम भी लगता है। लेकिन एक डिफरेंस है जो ह्यूमैनिटीज के हवाले से रिसर्च में और साइंस के हवाले से रिसर्च में, कि ह्यूमैनिटीज में आप भले ही कुछ नई बात नहीं खोज पाओगे तो भी रिसर्च कहलाएगा। लेकिन साइंस की खूबसूरती यह है कि आप बड़ी किताब तो नहीं लिख पाए, शायद आप एक पैरा लिख पाए, लेकिन वो बहुत ही फंडामेंटली शिफ्ट करेगा द वे वी लुक एट थिंग्स। उस हिसाब से साइंस रिसर्च हैज ऑलवेज बीन फैसिनेटिंग फॉर एवरीबॉडी। लेकिन अब की इतनी सारी रिसर्च में कोई ऐसी चीज थी, कोई ऐसी कैसा टेक अवे था जो जिसका फॉलो अप हो गया और जिसमें हम किसी स्टेज में पहुंचे हैं कि हम कोई नई चीज देखें, कोई नया मॉलिक्यूल देखें, कोई नए किसी नए मॉलिक्यूल को एड्रेस करें, प्रोटीन को। क्योंकि ये जिंदगी जो, सॉरी, आप ही साइंसदान लोग कहते हो कि ये जो पूरी जिंदगी है ये सब प्रोटीन का खेल है, प्रोटीन खाओ, अंदर भी प्रोटीन वाला झगड़ा है। तो ये सब कुछ ये अमीनो एसिड्स तो बिल्डिंग ब्लॉक वाला चक्कर है। तो इसमें मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आपकी इतनी सारी रिसर्च में कोई ऐसा टेक अवे था जो मार्केट में चला गया, बड़ी लैब्स में चला गया, बहुत काम हो गया। जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी बोला कि जो ये रिसर्च था ये पूरा नॉवल रिसर्च थी, क्योंकि इससे पहले जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बाइंडिंग प्रोटीन 3 था, उस पे इतना काम प्रोस्टेट कैंसर पे नहीं हुआ था। कि लोगों ने, उसके बाद क्या हुआ कि जब ये हमने पेपर पब्लिश किया, हमने पहली बार दिखाया कि जो इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर बाइंडिंग प्रोटीन 3 है, जो कैंसर को रोकता है, उसको आईजीएफ को ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है, तो वो दूसरे तरीके से भी कैंसर को बढ़ा सकता है, घटा सकता है। तो उसके लिए हम देखते थे कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स जो है इन्वॉल्व है इसके लिए, तो उसको उसके बारे में काफी स्टडी हो गई, उस पर बहुत पेपर हो गए। तो पूरा जो रिसर्च था कि ऐसे नहीं कि पता था कि अगर जो है आप जो है आईजीएफ को ब्लॉक करोगे तो कैंसर आप रोक सकते हो, ऐसे नहीं था। कैंसर फिर भी जो है बढ़ता था। तो इसके लिए हमको और भी रिसर्च करना पड़ा, कि देखना पड़ा कि और भी कोई फैक्टर है जिससे जो है ये बढ़ा सकता है, जो है कैंसर जो है बढ़ सकता है, जिसको हम ब्लॉक करके कैंसर को रोक सकते हैं। तो वो एक टेक अवे था कि ये पहली बार दिखाया गया कि जो आईजीएफ बीपी3 प्रोटीन है, वो आईजीएफ को बाइंड करने के बाद भी और तरीके से कैंसर को रोक सकता है। तो उस मॉलिक्यूल के बारे में काफी ये था कि इसको हम जो है ड्रग के यूज के तौर से यूज कर सकते हैं इंडस्ट्री में। तो इसे अभी अभी उसका वो हुआ नहीं है, बट उस पर काम हो रहा है कि इसको हम जो है एज अ ड्रग यूज कर सकते हैं कैंसर के लिए, और प्रोस्टेट कैंसर के लिए इसको हम इंडस्ट्री में भी वो देख रहे हैं कि इसकी कैसे, क्योंकि काफी चीजें होती हैं इंडस्ट्री में, वो देखना पड़ता है कि सेफ्टी, एफिकेसी, सब कुछ देखना पड़ता है। तो ये एक था कि इस मॉलिक्यूल को डिस्कवर करने के बाद, इसके जो इफेक्ट्स देखने के बाद, ये जो है रिसर्च काफी हुआ और काफी जो है खोज हुई इसके बारे में। डॉक्टर हनीफ साहब, मैं जो सवाल पूछने जा रहा हूं, मुझे माफ कीजिएगा अगर मुझे ये पूछना नहीं आए, क्योंकि मैं तो लेमैन हूं, साइंस में उतना जानता नहीं हूं। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट से बात करके ये लग रहा है कि different scientists are using different approaches to manage this malady, this crisis. तो अब हम जानते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग, तो उसमें क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है आने वाले दिनों में कि हम आइडेंटिफाई कर पाए कि इस जीन में ये डिफेक्ट पहले से मौजूद है? और क्या ये मुमकिन होगा आने वाले दिनों में कभी भी कि you can edit that gene in anticipation of that blooming into a crisis? जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो इंडस्ट्री में काम होता है उसमें हम जो मैं ज्यादा इस वक्त काम कर रहा हूँ, मैंने शायद उसके बारे में बोला नहीं, वायरोलॉजी काम में होता है। उसमें काफी सारे जो है वायरसेस हम लेते हैं, तो उसमें कोई भी ऐसे होता है, कोई जीन डिफेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे जीन्स जो है म्यूटेशन होती है जीन्स में। तो उसमें काफी सारी डिजीज हैं, जैसे आई डिजीज पे हम काम करते हैं जीन थेरेपी प्रोग्राम के लिए। उसमें देखते हैं काफी सारे डिजीज हैं, आई डिजीज हैं, जिनको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, जिनमें लिए हम क्या करते हैं, जो म्यूटेशन हुई है जीन्स में उसको हम करेक्ट करके वायरसेस में डाल के उसको सेल्स के अंदर, जो बॉडी के अंदर डाल के उस जीन को रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो वो एक काम हो रहा है जो जीन थेरेपी के लेवल पे काम हो रहा है, कि जीन्स को एडिट करके, जैसे आपने बताया, और उसको जो है आप ठीक कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। तो दैट इज द रिसर्च गोइंग ऑन। जीन थेरेपी रिसर्च हैज बीन लाइक
very blooming right now and it's going on since 2015 जब से जीन थेरेपी का पहला जो है आइडेंटिफाई किया था म्यूटेशन, तो उसमें काफी काम हो रहा है और ये तो बिल्कुल हो रहा है। जीन्स को आप जो है करेक्ट कर सकते हैं, जो म्यूटेशन आई है जो एडिट कर सकते हैं, जैसे क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, नॉकडाउन बाय siRNA वो भी कर सकते हैं, आप जीन्स को निकाल सकते हैं। तो इसमें काफी काम हो रहा है जीन थेरेपी में और बिल्कुल जो है जीन्स को करेक्ट किया जाता है बाय यूजिंग डिफरेंट अप्रोचेस जीन थेरेपी में। जी बिल्कुल। आप तो एकेडमी ऐसे वहाँ इतना काम करके आप इंडस्ट्री में चले गए, तो बेसिकली आप जिस कंपनी में काम करते हैं वहाँ आपका मतलब आपका एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, तो उसमें रिसर्च का क्या अमल दखल है, वो थोड़ा समझना चाहेंगे। देखिए अब इतने साल यहाँ पर काम करने के बाद मेरा तो ये था कि मैं पहले काफी जो है पहले रिसर्च काम करता था, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरा ऐसा हो गया कि मैं ट्रेन करने लगा लोगों को डिफरेंट डिफरेंट एसेज पे, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट जो भी करते थे। तो ऐसे जो आजकल जो मैं काम करता हूँ इसमें क्या होता है कि हम वैक्सीन्स पे भी काम करते हैं अभी, और जीन थेरेपी जो आई डिजीज का मैंने बताया उस पे वो काम हो रहा है, और उसके बाद हम सेल थेरेपी भी काम कर रहे हैं। जो बहुत सारे डिजीज है लाइक नी इंजरी है, कभी किसी के नी में कोई प्रॉब्लम है तो उसमें जो कार्टिलेज के डिफेक्ट्स हैं उसको हम नया कार्टिलेज डाल के इम्प्लांट करके, क्योंकि उसमें बहुत सारा रिसर्च होता है, ये बहुत ऐसा नहीं है कि हम इस पे जो है एक साल में सारा काम हो सकता है, इसके काफी सारे ट्रायल्स होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स होती हैं, तो उसमें काफी साल लगते हैं। तो हमने वो एक ट्रायल शुरू की है रिसेंटली, हमने वो सेल थेरेपी प्रोग्राम शुरू किया, उसमें हम अभी स्टार्ट में ही है, डेवलप कर रहे हैं वो फील्ड, वो प्रोजेक्ट। तो इसमें अभी जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो उस पे हम कुछ स्टडी कर रहे हैं, इन हाउस टेस्टिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन कौन से टेस्ट हम कर सकते हैं, क्या हमारी जो रिसर्च है वो इस ड्रग को हम कमर्शलाइज कर सकते हैं आफ्टर 3 इयर्स और 4 इयर्स जो भी है। एक तो वो काम हो रहा है सेल थेरेपी, दूसरा हम जीन थेरेपी भी काम कर रहे हैं। जीन थेरेपी पे हम आई डिजीज पे काम कर रहे हैं, 3 प्रोजेक्ट है उस पे जिस पे हम रिसर्च कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि जो भी स्टाफ है उनको डिफरेंट एसेज पे, डिफरेंट जो एक्सपेरिमेंट्स उनको ट्रेन करना, उसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है। तो उनकी परफॉर्मेंस इवेलुएशन जो भी होता है कि उनका जो है प्रोडक्टिव कितने हैं, वो कितना काम करते हैं, उसके लिए रिपोर्ट लिखनी पड़ती है कि क्या काम कर रहा है, क्या डेली बेसिस पे उनका रूटीन है। तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वैक्सीन पे भी हम काम कर रहे हैं, जैसे कोविड वैक्सीन, जो आपको पता है कि कोविड इस वक्त पूरी दुनिया में फैला है, तो उसके लिए भी एक वैक्सीन हम यहाँ पर कोशिश करें कि यूएस और कनाडा में हम उसको अप्रूव कर सकें। तो बहुत चैलेंजेस है उसके लिए अभी फिलहाल, क्योंकि काफ़ी सारे वैक्सीन मार्केट में ऑलरेडी है। तो हम कोशिश करें कि उसको भी हम यहाँ पर जो है अप्रूव करें। उसके लिए भी कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं यहाँ पर, डिफरेंट कंपनीज में हम कोलैबोरेट कर रहे हैं डिफरेंट कंपनीज के साथ, जो हमारे हमको इसमें मदद कर रहे हैं इस रिसर्च को जो है कंप्लीट करने में। तो वो काम अभी हो रहा है जो करंटली मैं कर रहा हूँ सर। मैं वैसे भी पूछने जा रहा था, आपने तज़किरा फरमाया, बहुत मेहरबानी आपकी, कोविड 19 का। आज का साइंस जो देखेंगे तो अमेरिका इसकी सबसे बड़ी मंडी है, लेकिन जब कोविड आ गया तो सबसे बड़ा क्राइसिस रहा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो काफी टाइम आप घरों में काफी टाइम रहे, तो उस दौरान जो एक तो मैं ये जानना चाहूंगा, एज ए साइंटिस्ट आपसे पूछूंगा कि ऐसा क्यों हुआ। पूरी दुनिया ने तो सब कुछ, चाहे मुंह भी बंद किया था, नाक भी बंद की थी, लेकिन अमेरिका में जब तक ये क्राइसिस पूरी ब्लो अप नहीं हुआ इस वायरस का, तब तक बहुत कुछ खत्म हो गया था, बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे। और दूसरी बात, जो कोविड का क्राइसिस रहा उसमें आपका रिसर्च, आपकी जो बागडोर तो उस वक्त कंप्लीटली डिफरेंट थी, वो कैसी रही, वो तजुर्बा कैसा रहा? ठीक है, पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब देता हूँ जो आपने बताया कि कोविड के दरमियान ऐसे हो गया, क्योंकि सबके लिए एक नई चीज थी। जैसे हम सबको पता है कि जो वायरस है उसके लिए अभी कोई क्योर निकला नहीं। जैसे आप कॉमन कोल्ड है या कोई भी डिजीज है वायरस की वजह से जो होती है, उसके लिए कोई इलाज है नहीं। तो फ्लू भी उसमें आता है कि यहाँ पर हर साल फ्लू की वैक्सीन लेनी पड़ती है। तो वो पूरा एक, ये ऐसा नहीं है कि फ्लू जो है खत्म है, वो बिल्कुल चलता रहता है। तो उसके लिए बाज़ाब्ता आपको वो वैक्सीन लेनी पड़ती है आपको बचने के लिए। काफ़ी सारी डेथ्स होती हैं, फ्लू से काफ़ी सारे डेथ्स हो गए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि यहाँ पर कोविड से भी ज़्यादा जो है एक बार जो है फ्लू की वजह से डेथ्स हो गई। तो उससे क्या हो गया कि ये ऐसा एक मैंडेटरी बन गया कि पूरे साल जो है
हर इंसान को यहाँ पर फ्लू वैक्सीन लेनी चाहिए। अब बहुत सारे एलर्जी रिएक्शंस होते हैं काफ़ी लोगों की, तो वो लेते नहीं है, बट मैंडेटरी हो गया है कि आप ले लें फ्लू वैक्सीन ताकि विंटर में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके साथ-साथ जो कोविड का भी ये हो गया है कि काफ़ी सारे लोग जो है इसको बहुत लाइटली ले थे, क्योंकि मगर एज़ अ साइंटिस्ट और जैसे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट थे, ये हमेशा यही बोलते थे कि ये वायरस जो है फैल सकता है, क्योंकि इसकी जो जो ट्रांसमिशन है बहुत हाई ट्रांसमिसिबल है। तो इसको आप लाइटली ना लें और कोशिश करें कि जितना आप प्रिकॉशन लें वो बेटर है। तो उसमें क्या हुआ कि ये बहुत सारा ऐसा हो गया कि लोग जो इसको लाइटली लेते गए और वायरस फैलता गया, और क्योंकि वही है कि अगर वायरस इतना इसकी जो क्या कहते हैं कि ट्रांसमिशन बहुत हाई है, हाईली कंटेजियस है, तो उसके लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते कि अगर आप प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं, लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, पूरा जो है वैक्सीन नहीं ले रहे हैं, कि काफ़ी सारे यहाँ पर रेजिस्ट करते थे वैक्सीन को, नहीं लेना चाहते थे। तो वो कह रहे थे कि ये टाइम के साथ खत्म होगा। काफ़ी सारी स्पेकुलेशंस हो गई कि ये पता नहीं वायरस है कि नहीं है, बट फाइनली ये हो गया कि जब लोग उन्हें वैक्सीन वो वैक्सीन मना करते थे या उतना प्रिकॉशन नहीं लेते थे, तो क्या होता है कि वायरस में म्यूटेशंस होती रहती है। जितना ज़्यादा वायरस फैलेगा, उतने ज़्यादा इन्फेक्शंस बढ़ जाएँगे और उतना ज़्यादा जो है रेजिस्टेंट हो जाएगा। तो उससे क्या होता है कि फिर म्यूटेशंस, वो अगर एक चीज़ के लिए आप एक वायरस के लिए आप जो वेरिएंट है उसके लिए आप वैक्सीन डेवलप करते हैं, तो दूसरा वेरिएंट डेवलप हो जाता है, तीसरा वेरिएंट डेवलप हो जाता है, क्योंकि आप इसमें इसकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी है बहुत ज़्यादा है और इसको आप रोक नहीं सकते। तो वो एक चीज़ हो गई जिसको अब काफ़ी हद तक रोक दिया गया है, काफ़ी हद तक, क्योंकि बहुत सारे वैक्सीन मार्केट में है, तो अभी तो काफ़ी जो है कंट्रोल में है। और जो दूसरा आपने सवाल पूछा था कि जो उस दौरान काम के बारे में क्या हुआ जब शटडाउन हुआ था, यहाँ पर रिसर्च नहीं हुई थी, तो उसमें ज़्यादातर जो है वो ज़ूम पे ही ज़्यादा वो मीटिंग्स होती थी, और जो रिसर्च जो भी प्लान्स होते थे उसके बारे में बात होती थी। और उसमें क्या होता था कि शिफ्ट्स शुरू हो गए कुछ टाइम के बाद, जब यूनिवर्सिटीज़ और इंडस्ट्रीज़ खुलने लगी, तो उसमें क्या हुआ कि लोग शिफ्ट्स में चले गए, 2 लोग 3 लोग जाएँगे और वो दूर-दूर जो है अपने-अपने बेंचेस पे जहाँ पर भी उनको काम करना है वो करेंगे। तो वो हो गया कि उसका थोड़ा-सा असर तो पड़ गया रिसर्च पे, काफ़ी काम रुक गया उस दौरान। मगर वही है, तो अब इसको तो वो कुछ नहीं कर सकती, जो भी नेचर की जो ख्वाहिश है, जो भी होता है वो आपके हाथ में नहीं होता है, जो बस अल्लाह की मर्ज़ी थी। बट अब वही है कि अब बहुत बेहतर है, अब लोग जाना शुरू करेंगे। अभी भी लोग हम जो है मास्क पहन के काम करते हैं, कोशिश करते हैं कि अभी भी वैक्सीनेशन होने के बाद भी काम चल रहा है। हाँ, उसपे तो बहुत असर पड़ गया उस जो वायरस है वैसे भी कहते हैं कि वायरस शायद ह्यूमन बीइंग से बहुत इंटेलिजेंट है। अब खैर हम तो विजिबल हैं, किसी के भी शिकार हो सकते हैं, लेकिन ये वायरस तो सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। बहुत सारे लोग कहते हैं जिंदा ही नहीं है, ये तब जिंदा होता है जब ये बॉडी कहीं से ढूंढ ही लेता है अपने मतलब होस्ट की। वक़्त। लेकिन खैर मेरा सवाल ये है कि एक इनविजिबल क्रिएचर that literally lives on the margins of life, मतलब एक बार यलगार कर दी इसने इंसानियत पर, तो हम तो दुबक बैठ गए अपने घरों में, इतने सारे लोग हमारे। और हम इस वक्त जो है साइंटिफिकली बहुत ही एडवांस्ड दौर में है। तो डज इट टेल समथिंग अबाउट how precarious and how how fragile our future is, the mankind's future। क्योंकि इस पे बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि अभी तो रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट के जो बॉस हैं उन्होंने भी कहा कि मतलब वी आर नॉट कंप्लीटली इंसुलेटेड, तो वी मे हैव टू थिंक again and again how to manage ourselves from onslaughts from viruses or even bacteria। नहीं, बिल्कुल, जैसे आपने बताया, अब वायरसेस की बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, अब और भी जैसे बहुत सारे डिजीज़ हैं, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है, बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ेज़ है, कैंसर है। देखिए, काम तो बहुत हुआ है, कैंसर बायोलॉजी पे तो आपने, जैसे मैंने आपको बताया कि जीन थेरेपी जो वायरोलॉजी का काम है, वो उतना ज़्यादा साल तक नहीं हुआ है। काम जो ज़्यादा हुआ है, वो कैंसर पे तो बहुत काम हुआ है। अभी भी जो है कैंसर हो रहा है, जैसे आपने पहले स्टार्ट में बोला कि कैंसर तक हम कहाँ पहुँचे हैं, कितना हम आगे। कैंसर पे बहुत रिसर्च हुई है, बहुत सारे जो है ड्रग्स यूज़ किए जा रहे हैं, जैसे कि मल्टीपल मायोलोमा जो कैंसर है, उसपे काफ़ी सारे जो ड्रग्स हैं,
मॉलिक्यूलर एंटीबॉडीज वो जो है ऑलरेडी एफडीए जो है उसने वो अप्रूव की है, वो कमर्शलाइज हो गए। तो उस पे काफी सारा चीज है, कैंसर को काफी हद तक उसमें रोक दिया गया। लाइक ऐसे होता है कि वो रिमिशन हो जाती है, वो फिर से जो है आ जाता है, बट वही है कि काफी हद तक उसको रोक दिया गया है। तो उस हद तक तो जो कैंसर बायोलॉजी फील्ड है उसमें काफी काम हुआ है, काफी रिसर्च हो गया और काफी मॉलिक्यूल जो है वो मार्केट में है, तो वो यूज होते हैं। बट वायरस का भी काफी काम हो रहा है, जीन थेरेपी काम जो है वायरोलॉजी में हो रहा है। काफी सारे जो है पहले तो वो लेंटी वायरस यूज करते हैं, जैसे कार्टी थेरेपी है, उसमें डिफरेंट वायरस यूज करते हैं लेंटी वायरस। उसमें क्या होता है कि उसमें साइड इफेक्ट्स बहुत है, तो उसको कोशिश किया गया कि उसको रिप्लेस करें कि ऐसे वायरस से जिसमें ज्यादा जो है साइड इफेक्ट्स कम हो और जिसमें बॉडी में वो ज्यादा वो होस्ट के साथ इंटीग्रेट ना करे। तो उसके लिए एडिनो वायरसेस, एडिनो एसोसिएटेड वायरसेस का यूज किया, जो बहुत सेफ है, सेफ वायरस है। आप क्या कर सकते हैं, उसमें अपना जो जीन है, करेक्टेड जीन है, उसको डाल के बॉडी में डाल सकते हैं, तो उसमें जो भी डिजीज है आप उसको क्योर कर सकते हैं। तो वो एक काम बहुत अच्छा हुआ है जीन थेरेपी का, वो बहुत बहुत ज्यादा काम हो रहा है उस पर, और उस पर काफी हद तक सक्सेस मिली है। काफी सारी डिजीज पे वो काबू पा गया है, और उसमें साइड इफेक्ट्स भी कम है। और जैसे आप बताएं कि वायरस में अभी तो हमको तो लड़ना है, कि जैसे कोविड वायरस जो है, ये तो ऐसा नहीं है कि आप एक बार आ गया तो खत्म है, ये तो चलता रहेगा। तो उसका इसके लिए भी ये सोचा जा रहा है कि हो सकता है इसका जो है एनुअली जो है वैक्सीन लिया जाए, जैसे फ्लू वैक्सीन लेते हैं, ऐसे हो सकता है इसका भी लिया जाए। मगर रिसर्च तो हो रही है इसके लिए भी, ऐसे ऐसी उसके लिए तो एक मेडिसिन भी वो कंपनी है, आई एम नॉट श्योर मर्क कंपनी ने किया या किसी और कंपनी ने, वो ऑलरेडी जो इसके लिए मेडिसिन भी निकला है, जैसे कि आपको वैक्सीन के अलावा आप जो है टैबलेट भी ले सकते हैं। तो अगर आप किसी को जो कोविड हुआ है तो वो टैबलेट लेके से इसको कम कर सकता है। तो काफी सारे रिसर्च हो सकते हैं, और भी रिसर्च तो होती रहेगी। बट अभी तक जैसे आपने बताया कि कोविड पे अभी हम 100% काबू तो नहीं पाएंगे, और भी पता नहीं आगे क्या होने वाला है, हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है, वो हम बता नहीं सकते। बट या रिसर्च तो हो रही है, काम तो हो रहा है वो। डॉक्टर साहब, इस बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही वार्म कन्वर्सेशन को कंक्लूड करने से पहले मैं एक गैर साइंसी सवाल पूछूंगा कि आपकी जो बायोकेमिस्ट्री का जो कैंपस था नसीम बाग, कभी मतलब जहाँ से आपने पढ़ा है, कभी उसकी याद आती है? और क्या कभी सोचते हैं आप कि एक दिन जाएं? आज पहले तो स्टूडेंट हुआ करते थे, वो तो अपने जमाने थे, स्टूडेंट लाइफ एक अलग जमाना होता है, चिनारों के नीचे बैठना, लैब्स में तो खैर कम ही काम होता था, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर होता था। तो कभी आपके जहन में आता है कि आए आज कुछ थोड़ा बच्चों से इंटरेक्ट कर लें, उनको बताएं कि जिंदगी कैसी है? जिंदगी सिर्फ मास्टर्स नहीं है, मास्टर्स तो शुरुआत है एक नए सफर की, जो आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। नहीं, बिल्कुल आपने ऐसी बात कही जो दिल को छू गई, क्योंकि कश्मीर का आपने नाम लिया है कि जो हमेशा जो भी कश्मीरी बाहर जो कश्मीर छोड़ के स्टडीज के लिए बाहर जाते हैं या रिसर्च के लिए या कहीं किसी भी प्रोफेशन में, कश्मीर को छोड़ वो कश्मीर अपने दिल में लेके चलते हैं, वो हमेशा कश्मीर उनके साथ। तो जैसे आपने बताया कि उस नसीम बाग के कैंपस में, वो तो मुझे अभी भी याद आता है जब हम वहां पर कश्मीर यूनिवर्सिटी में थे। वो यादें तो आप कभी मिटा नहीं सकते, वो तो हमेशा याद आता है। कश्मीर तो हमेशा ये था कि हमारे दिल में है। तो ये मैंने कोशिश की थी, जैसे आप बताया कि मैं वहां पर जाऊं, और अगर मैं एज अ फैकल्टी वहां काम कर सकता हूं जहाँ मैंने पढ़ा है, तो मगर ऐसा हो नहीं पाया। वही होता है कि एक डेस्टिनी भी होती है, एक जो है कोशिश की थी पहले मैंने, लेकिन उसके बाद बच्चों की वजह से, फैमिली की वजह से मैं वो कर नहीं पाया। आहिस्ता आहिस्ता इन्वॉल्व होता गया काम में, यहाँ पर ज्यादा ज्यादा जो है डिफरेंट फील्ड्स में काम कर करके ज्यादा वो पैशनेट होता गया काम में। मैंने बोला नहीं, यहाँ पर तो काफी सारी चीजें हो रही हैं, क्योंकि अगर मैं वापस जाऊंगा मैं कितना रिसर्च कर पाऊंगा, क्या नहीं कर पाऊंगा। तो वो भी एक वो जहन में था। और दूसरा ये था कि बच्चे भी जो है यहाँ पर चाहते थे कि वो यहाँ पर ही कंटिन्यू करें, वो वापस जाना नहीं चाहते थे। वो एक भी अड़चन वो भी एक आ गई। लेकिन कश्मीर के बारे में जैसा बताया कि वो तो हमेशा याद तो आती है कि जो है अगर मौका मिला तो हम कश्मीर जाए वहाँ। वो तो हम कोशिश करते हैं, अब कोविड की वजह से वहाँ भी नहीं जा पाए, काफी सालों से नहीं गए हैं, और रिसर्च भी काम भी बहुत ज्यादा था। तो मगर वो तो दिल में हमेशा रहता है कि वहाँ जाते कभी जो है बैठते उधर। तो मगर एक चीज मैं बताऊंगा आपको कि मैंने जब
ग्रीनलैंड स्कूल में पढ़ता था। वहाँ पर एक, जैसे आपने बताया कि वो एक डिफरेंट वे होता है एज अ स्टूडेंट, एज अ फैकल्टी। मैं वहाँ पर काम करता था, और जहाँ पीएचडी से पहले मैं वहाँ गया था, एज अ टीचर गया था। तो मैंने सोचा था मैं देखना चाहूंगा कि मैं एज अ स्टूडेंट था, मैं एज अ टीचर वहाँ पर काम करूंगा। तो मैंने वहाँ पर देखा कि एज अ टीचर और एज अ स्टूडेंट जिनके साथ जो मुझे पढ़ाते थे उनके साथ मैं फिर जो है पढ़ाता था बच्चों को, तो एक वो एक्सपीरियंस हो गई थी वहाँ पर। बट वही है, कश्मीर छोड़ना एक बहुत बड़ा टफ डिसीजन था। बट वही है कि फ्यूचर के लिए आप अपने जो है अच्छे जो भविष्य के लिए जैसे आप बताएंगे, तो उसके लिए आप कुछ ना कुछ सोचते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि हो सकता है मेरी किस्मत में ये था यहाँ आना और रिसर्च करना और काम करना, जिसके मैंने ये सोच रहा हूँ कि काफ़ी मुतमईन हूँ। डॉक्टर साहब, मेरे जो सवाल पूछने का ये मकसद बिल्कुल नहीं था कि आपने जो किया वो सही था या गलत था। मैं बिल्कुल उस ये तो बिल्कुल सही था, क्योंकि हम जिस दुनिया के जिस हिस्से में रहते हैं वहाँ हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज हैं। हमारे यहाँ रिसर्च करना एक जमाने में बहुत मुश्किल था, लेकिन अब काफी टाइम से ये ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन में कन्वर्ट करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स शुरू हो गए हैं, कुछ फेलोशिप्स हैं। और हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में अब एक फुल फ्लेज्ड एक इंस्टीट्यूशन शुरू हो गया है, जिसको हम सिरी कहते हैं, सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड रिसर्च। तो इसी तरह हमारे यहाँ जो IUST है अवंतीपुर में, वहाँ एक और सेंटर शुरू हो गया है, क्रिक्स एंड वाटसन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के हवाले से, रिसर्च के हवाले से। तो कुछ लोग हैं जो बड़े इंस्टीट्यूशंस में काम करके वहाँ से तजुर्बा हासिल करके, एक्सपोजर देख के, नॉलेज की रफ्तार देख के कोशिश करते हैं थोड़ा वापस आने की। तो एक मुसलसल प्रोसेस है। In fact, traveling, moving around is part of knowledge। जो हमें कहा गया है ना कि इल्म हासिल करने के लिए चीन भी जाना पड़े, तो खैर दिस ऑल फिट्स इन दैट। तो डॉक्टर साहब, इस कन्वर्सेशन को हम कंक्लूड करने से पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में हमको इतना टाइम दिया और इतनी सारी बातें बताई। नहीं, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने मुझे मौका दिया कि मैं कुछ अपने लाइफ़ के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में, अपनी कंट्रीब्यूशंस के बारे में लोगों तक पहुँचा सकूँ। और मैं ये आपके इस माध्यम से एक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ सब लोगों से वहाँ, अगर उनमें वो चाहते हैं कि कोई अपने जो गोल्स हैं उनको पूरा कर सके, तो अगर उनको कोई हेल्प चाहिए और उनको कोई सजेशन चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए या कोई भी चीज़ ऐसी है, वो मुझे कनेक्ट कर सकते हैं आपके कम्युनिकेशन के थ्रू। मैं आप वो कम्युनिकेट कर सकते हैं जो भी उनको कोई क्वेश्चन है। तो मैं जो है आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास मैं दे सकता हूँ आपको। और अगर उनको कनेक्ट करना हो, मुझसे कोई सवाल पूछना हो, मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। डॉक्टर साहब, so nice of you, so great of you that you spared so much of time for us No, to thank you share so much. experiences and the quest for knowledge. Thank Thank you, you, thank you. sir. Thank you for inviting me. Thank you very much. Thank Thank you. you, sir. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.